परिस्थिति जन साक्ष्य के आधार पर यह गहराई से छानबीन होनी चाहिए। ये हनी ट्रैपिंग है, आईएसआई के माध्यम से इनको प्लांट किया गया है और वो भी एनसीआर एरिया में, जिससे कि कोई संदिग्ध या कोई इनके ऊपर शक व शुबा न हो और ये महत्वपूर्ण संस्थानों और व्यक्तियों के मूवमेंट पर जानकारी करें, क्योंकि ये कंप्यूटर और आईटी में भली भांति पारंगत है और ऐसी पारंगत महिला का जब तक विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा है, भारत में और एनसीआर में रहना किसी भी लिहाज से दृष्टिकोण से औचित्यपूर्ण नहीं है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर ये पूरा हनी ट्रैप पाकिस्तान में कैसे रावलपिंडी हेडक्वार्टर में बनाया जाता है। ये हनी ट्रैप में पाकिस्तान की आर्मी कैसे, दूसरे ग्राफिक्स में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आइए मैं आपको बताऊं कि सीमा कैसे भारत आई वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसके बाद से पहले नेपाल का बॉर्डर मैं आपको दिखाता हूं। नेपाल के बॉर्डर से सीमा भारत में एंट्री लेती है। तस्वीर देखिए जरा, यह भारत नेपाल बॉर्डर है। बताया जा रहा है बॉर्डर के जरिए सीमा नेपाल में आई है। अब देखिए जरा कि सीमा ने सचिन से कब बात की और कैसे, देखिए जरा सीमा कैसे भारत आई। सीमा भारत आने के पीछे पूरी प्लानिंग थी। 2019 में पबजी गेम से सचिन के संपर्क में आई सीमा। 2022 में पिता की मौत के बाद भारत आना चाहती थी। भारत आने के लिए सीमा ने वीजा का आवेदन किया, लेकिन पाकिस्तान से भारत आने का वीजा नहीं मिला। इसी साल मार्च में पहली बार वो नेपाल गई। सचिन भी तब भारत से नेपाल पहुंच गया। दोनों ने काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की। फिर 7 दिन तक काठमांडू के न्यू विनायक होटल में रहे। इसके बाद सीमा पाकिस्तान वापस लौट गई। 10 मई को सीमा एक बार फिर नेपाल आ गई। इस बार 4 बच्चों के साथ वीजा लेकर नेपाल गई। नेपाल के काठमांडू में रुकी और वैन से पोखरा पहुंची। अगले दिन पोखरा से दिल्ली आने वाली एसी बस में बैठ गई। बस से सीमा पहले दिल्ली और फिर नोएडा आ गई और नोएडा में सचिन उसे लेकर रब्बूपुरा गांव पहुंच गया। वहां परिवार से अलग 5 दिन तक उसके साथ रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि पाकिस्तान के जो हनी ट्रैप है, वो हनी ट्रैप कैसे करता है पाकिस्तान, उसमें आईएसआई का कौन सा हाथ है। आईएसआई कैसे बाकायदा उस सेंटर में उन सब लड़कियों को रखता है जो हनी ट्रैप करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, आईएसआई पाकिस्तान में हनी ट्रैप का कॉल सेंटर चला रहा है। दावा है पाकिस्तान में आईएसआई के दर्जनों कॉल सेंटर है। रावलपिंडी और हैदराबाद में ट्रेनिंग दी जाती है। रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है। यहीं पर फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी है। दावा है यहां पर हनी ट्रैप सेंटर चलाया जा रहा है। हिंदुस्तानियों को फंसाने की ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा, और सोशल मीडिया पर पहले लड़कियां टारगेट ढूंढती हैं। सेक्सटिंग के जरिए हनी ट्रैप का जाल बिछाया जाता है। सेक्सटिंग का मतलब है न्यूड फोटो, नोटी टेक्स्ट, न्यूड कॉल्स। बातों में फंसाकर हसीनाएं गोपनीय जानकारी निकालती हैं। कुछ दिन पहले ऐसा ही डीआरडीओ वैज्ञानिक के साथ हुआ। लड़की को एक दिन में 50 प्रोफाइल हैंडल करने होते हैं। टारगेट हिंदू है तो माथे पर बिंदी लगाकर खुद को हिंदू दिखाती हैं। फंसाने के लिए फर्जी नामों से फेक अकाउंट बनाए जाते हैं। 2022 में ऐसे ही पाकिस्तानी हनी ट्रैप सेंटर का खुलासा हुआ। पाकिस्तान के हैदराबाद और रावलपिंडी में 2 कॉल सेंटर मिले थे। कॉल सेंटर के लिए ट्रेनिंग पाक के रावलपिंडी में दी जाती है। पाक आर्मी हेडक्वार्टर में लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जाता है बाकायदा। 2019 में जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग सेंटर का खुलासा हुआ। यूनिवर्सिटी के विज्ञापन से ट्रेनिंग सेंटर की जानकारी मिली थी। अब जरा सुनिए, सीमा जब भारत में पकड़ी गई तो भारत में पकड़े जाने के बाद सीमा से सवाल पूछा गया, भारत में एंट्री कैसे ली, आपके पास तो वीजा नहीं था। तो सुनिए क्या कहा उन्होंने। ज़्यादातर नहीं मिलता मुस्लिम को ना, तो मैं मुस्लिम थी तो मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा था, तो इसी कारण मैंने नेपाल का रास्ता अपनाया। ज़्यादातर नहीं मिलता मुस्लिम को ना, तो मैं मुस्लिम थी तो मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा था, तो इसी कारण मैंने नेपाल का रास्ता अपनाया।
अब मैं आपको सीमा की एक आईडी दिखाने जा रहा हूं जो पाकिस्तानी आईडी है। ये आप देख रहे हैं, ये सीमा का फोटो लगा है और हस्बैंड नेम गुलाम हैदर लिखा हुआ है आईडी में। गुलाम हैदर लिखा है, कंट्री पाकिस्तान, डेट ऑफ बर्थ लिखी है 1/1/2002। 2002 की पैदाइश है सीमा की। और ये सीमा का आधार कार्ड, ये कार्ड है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। जैसे आपके पास आधार कार्ड है वैसे पाकिस्तान का ये आधार कार्ड है, ये सीमा का है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर शक क्यों है सीमा पर। शक के पीछे कई कारण हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। शक के पीछे कारण है कि सीमा के पास एक सिम कार्ड मिला है, 4 मोबाइल फोन मिले, 4 बर्थ सर्टिफिकेट मिले, 1 पाकिस्तान का पहचान पत्र मिला, 1 मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला और 3 आधार कार्ड मिले। भारतीय आधार कार्ड मिले हैं 3, 6 पासपोर्ट मिले, 5 वैक्सीनेशन कार्ड मिले हैं, पोखरा से दिल्ली का बस का टिकट मिला है और 2 VCR कैसेट मिले हैं। ये सारी चीजें सीमा के पास से मिली हैं। अब सवाल यह है कि सीमा आई या फिर भेजी गई। सीमा खुद सचिन से प्यार में, सचिन से इश्क में आ गई या किसी ने सीमा को भेजा है। सवाल एजेंसियों के सामने यही है, एजेंसियां जांच कर रही हैं। देखिए जरा, पाकिस्तानी महिला सीमा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सीमा क्या सिर्फ सचिन के प्यार में पाकिस्तान से नोएडा पहुंची? एक सवाल। लव ट्रैप के जरिए भारत विरोधी गतिविधि में तो शामिल नहीं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर जांच कर रही। सीमा के बारे में पुलिस को 50 दिन बाद जानकारी मिली। 50 दिन में सचिन सीमा कहां गए, इसकी जांच हो रही है। सीमा नेपाल से भारत के रास्ते, नेपाल के रास्ते भारत आई। पुलिस नेपाल जाकर पूरी जांच करना चाहती है। अब यूपी पुलिस ने विदेश मंत्रालय से अनुमति मांगी है। यूपी पुलिस नेपाल के उस होटल में भी जाएगी जहां सीमा और सचिन 7 दिन तक रुके थे। जिन लोगों ने सीमा की भारत में एंट्री कराई थी वो कौन लोग हैं? पुलिस उन लोगों से भी पूछताछ करना चाहती है। जासूसी को लेकर मिलिट्री इंटेलिजेंस भी जांच कर रही है। गिरफ्तारी के दौरान सचिन सीमा से पूछताछ हुई है। आईबी, यूपी एटीएस और एलआईयू ने दोनों से सवाल जवाब किए। सीमा ने केवल 5वीं तक पढ़ाई की है, लेकिन फर्राटेदार अंग्रेजी बोल लेती है सीमा। लैपटॉप से लेकर कंप्यूटर तक सब अच्छे से चला लेती है। भारत आने के लिए यूट्यूब से रास्ता तलाश किया था। इन खुलासों के बाद जांच एजेंसियों का शक और ज्यादा बढ़ गया है। अब सुनिए, डीसीपी ग्रेटर नोएडा है साद मियां खान, वो क्या कह रहे हैं सीमा के बारे में। सीमा जो है नेपाल आई थी मिड में और वहाँ से नेपाल से वाया बस ये इधर नोएडा आई है, जहाँ पे से सचिन ने रिसीव किया था। यहीं पे अंबेडकर नगर स्थित एक कॉलोनी में ये लोग रह रहे थे और ये सूचना जब हमें फ्लैश हुई तो हमने इसको गिरफ्तार किया। देखिए, जैसे बताया मैंने आपको कि अभी जो है इसने बताया कि पबजी के थ्रू ये संपर्क में आई थी। मूल रूप से सिंध की रहने वाली है, इस समय कराची में रह रही थी। कराची से यूट्यूब की कुछ वीडियोज़ देख के कि यहाँ पर कैसे शिफ्ट किया जाए वो उसने देखी और वहाँ पर एक ट्रैवल एजेंट के माध्यम से इसने नेपाल का टिकट कराया और नेपाल से वाया बस ये यहाँ पे आई है सचिन से मिलने। अब सवाल इसलिए उठ रहे हैं सीमा पर क्योंकि सीमा के साथ एक अतीत जुड़ा है। वो अतीत भी झूठ की बुनियाद पर जुड़ा है, इसलिए सीमा पर शक और बढ़ रहा है। देखिए वो क्या है झूठा अतीत। सीमा की पहली शादी 2014 में हुई थी। सिंध के गुलाम हैदर से निकाह हुआ। उधर जो आप तस्वीर देख रहे हैं सीमा के पहले पति और ये सचिन भारत आने के बाद। सीमा और गुलाम हैदर ने लव मैरिज की थी और गुलाम ने बताया सीमा मिस कॉल से मिली है। 3-4 महीने फोन पर सीमा से बात हुई और इसी के बाद सीमा और गुलाम ने निकाह किया। लेकिन सचिन के साथ भी कुछ ऐसी ही कहानी। सचिन के साथ, सचिन से सीमा पबजी गेम खेलने के दौरान मिली। पबजी पर बात करते हुए सचिन से प्यार हो गया। दोनों में प्यार इतना परवान चढ़ा कि सीमा भारत आ गई। सीमा ने बताया कि गुलाम के साथ तलाक हो गया उनका। गुलाम सऊदी में था, 3 साल तक मुलाकात नहीं हुई। 2019 से पहले गुलाम कराची में टाइल्स का काम करता था। 27 साल की सीमा हैदर सिर्फ 5वीं तक पढ़ी है, लेकिन सीमा हैदर अंग्रेजी शानदार बोल लेती हैं।
अंग्रेजी के साथ कंप्यूटर में भी सीमा एक्सपर्ट हैं, और सीमा ने बताया एक समय वीजे का पैसा तक नहीं था इनके पास, लेकिन प्लॉट बेचकर पाकिस्तान से भारत आ गई हैं। अब ये तमाम कहानी जांच एजेंसियों के रडार पर है। अब सीमा के जो पहले पति हैं गुलाम हैदर, जो उनको बुला रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं और वापस चाह रहे हैं वो आ जाएं, उन्हें सुनिए। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मैं सीमा का शोहर गुलाम हैदर, मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरे बच्चे पता नहीं कौन से गेम, पबजी गेम के जरिए उनको ज़हनी मरीज बनाया गया और उनको पाकिस्तान से ऐसा पट्टी पड़ा के उनको उनका घर भिजवाया, कैसे बच्चों को ज़हनी मरीज बनाया गया। उनको सीमा मेरा घरवाली है, फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। यह सवाल इसलिए उठ रहा, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान से कोई जासूस तो नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा करता है, ऐसा किया है। एक बड़ा उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूं। एक साइंटिस्ट के साथ पाकिस्तान ने यही हनी ट्रैप किया, और वो साइंटिस्ट ने देश की बड़े बड़े रक्षा उपकरण जो थे, ये देख रहे हैं, ये है अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल की जानकारी साइंटिस्ट ने लीक कर दी पाकिस्तान को। उस हनी ट्रैप लड़की के सामने पूरी इंफॉर्मेशन दे दी। अगली तस्वीर दिखाई, डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं ये जिन्हें आप देख रहे हैं। ये है डीआरडीओ के साइंटिस्ट, इनका नाम है प्रदीप। ये गिरफ्तार हो चुके हैं, ये इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है। ये डीआरडीओ के साइंटिस्ट थे, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जहां ये हथियार बनाए जाते हैं, अग्नि और ब्रह्मोस मिसाइल जहां तैयार की जाती है, उसके साइंटिस्ट ने पाकिस्तानी हनी ट्रैप के आगे, एक लड़की के आगे सब कुछ लीक कर दिया। अगली तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं, साइंटिस्ट को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया। इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ऐसा करता है। देखिए जरा, ये साइंटिस्ट साहब कैसे गिरफ्तार हुए, कैसे ये शिकंजे में आए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब शिकंजे में आने के बाद इसलिए सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, किसी को भी भेज सकता है, किसी के जरिए भी जासूसी करवा सकता है, कोई किसी बड़े मिशन पर कई सालों के लिए भी आ सकता है। ये देख रहे हैं, ये साइंटिस्ट, उनके बगल में हनी ट्रैप, ब्रह्मोस मिसाइल की जानकारी भी लीक कर दी। प्रदीप, इनका नाम है प्रदीप करुलकर, हनी ट्रैप का शिकार हो गए। पाकिस्तानी हसीना ने प्रदीप करुलकर को फंसा लिया। ज़ारा दास गुप्ता के नाम से पाकिस्तानी एजेंट मिली थी इनसे। पाक एजेंट ने वैज्ञानिक से सोशल मीडिया पर दोस्ती की। वैज्ञानिक को फंसाने के लिए पूरा जाल बिछाया गया। पाकिस्तानी एजेंट ने कई फर्जी नामों से आईडी बनाई थी। फर्जी नामों से ही दो नाम, एक ज़ारा दास गुप्ता और जूही, यानी दो नाम से आईडी बनाई गई, ज़ारा दास गुप्ता और जूही। उसके बाद साइंटिस्ट साहब से संपर्क किया गया। इन्हें लगा कि कोई लड़की इनसे बात करना चाह रही है। ज़ारा दास ने बताया वो ब्रिटेन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पाक एजेंट ने वैज्ञानिक से गोपनीय जानकारी मांगी। वैज्ञानिक ने ब्रह्मोस लॉन्चर की जानकारी देने को कहा वैज्ञानिक से। अग्नि मिसाइल लॉन्चर, मिलिट्री बीजिंग सिस्टम के बारे में भी जानकारी मांगी वैज्ञानिक से। ड्रोन, यूसीवी के बारे में भी वैज्ञानिक ने जानकारी मांगी। इस पर वैज्ञानिक प्रदीप ने तमाम गोपनीय जानकारी पहले जुटाई। पाक एजेंट को गोपनीय और संवेदनशील जानकारी दे दी। उसके बाद वैज्ञानिक कुरुलकर के चैट से कई बड़े खुलासे हुए। चैट में पाक एजेंट ने पूछा कि अग्नि 6 लॉन्चर प्रशिक्षण सफल रहा। वैज्ञानिक ने जवाब दिया, लॉन्चर मेरा डिजाइन है, बड़ी सफलता थी। यह बातचीत सितंबर 2022 और फरवरी 2023 के बीच हुई थी। 3 मई को महाराष्ट्र की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने वैज्ञानिक को उठा लिया, गिरफ्तार किया। वैज्ञानिक कुरुलकर कई बड़े प्रोजेक्ट के हिस्सा रह चुके और भारत के शस्त्रागार में लगभग सभी मिसाइलों की लॉन्चिंग में शामिल रहे। हनी ट्रैप में फंसकर वैज्ञानिक ने गोपनीय